तो चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रही है वो है चैप्टर 6 का, है ना, विद्युत धारा एवं परिपथ, है ना। तो वहाँ से हम लोग दो वीडियो क्लियर कर लिए हैं और दोनों वीडियो को देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है ना। तो हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में, है ना। इसमें हम चलते हैं किरचॉफ के नियम। तो वैसे तो ये 11वीं 12वीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि किड्स के लिए इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये 10th 11th और बीएससी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम क्या है, देखिए कि इसको समझने के लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास मान लो जाए एक बिंदु है ना। इस बिंदु से निकलती है धारा निकलती है और ये धारा है मान लीजिए 3 भागों में बढ़ जाती है ऐसे, ठीक है। इसको धारा I मानते हैं, I1, इसको I2, ये I3। यहाँ पर धारा से पहले थी ना, सिंपल थी, अब ये 3 भागों में बढ़ गया। अब कुछ दूरी में जाने पर, ठीक है, मान लो जाए ये मिल जाती है ऐसे, तो इसको बोलेंगे धारा I, धारा I2, धारा I3। तो यहाँ पर एक बिंदु है। अब क्लियर ये करना है कि ये पहले बिंदु में जितना धारा की जो मात्रा थी वो बटने के बाद कितनी थी और मिलने के बाद कितनी थी, ठीक है। यही को किरचॉफ ने समझाया है। चलिए देखते हैं कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से धारा क्या हो रही है, आ रही है ना। अब देखिए दो चित्र बनेंगे यहाँ पास, तो ये क्लियर करना है अपने को कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये हमारे बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उसी बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि यदि कोई धारा है बिंदु ए से वे पर आती है तो आने के पश्चात ये मान लीजिए 3 भागों में बढ़ जाती है, ऐसे 3 भागों में बढ़ गई, है ना। मान लो जाए 3 भागों में बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद फिर अगर वो मिलती है तो ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर भी उतना ही मान होना चाहिए, है ना। तो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, इसी बिंदु पर आने वाले बीजगणितीय योग उसी बिंदु से जाने वाली धाराओं के, उसी बिंदु से जाने वाली धारा, ये एक धारा 2 धारा 3, उसी बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब इनमें मान लो जाए एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 40 एम्पियर 30 एम्पियर का, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। 30 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, इसका जो बीजगणितीय योग है मान लीजिए 30 लिख देते हैं, ठीक है। उसी बिंदु से जाने वाली धारा, इसी बिंदु से जाने वाली जो धारा होती है, धारा है उसके योगफल के बराबर होती है। मतलब इन तीनों का अगर योग करते हैं तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इधर और एक नियम यहाँ पर भी लागू होता है, पहले इतना बात देख लीजिए, है ना। तो इसका मान लीजिए 10, इसका 10, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 30 एम्पियर, है ना। मतलब क्या हो रहा है, अपने को क्लियर होना चाहिए अपने को कि तीनों मिलाकर एक प्रकार से एक ही हमारे पास धाराएं हैं, है ना। तो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है, ठीक है। उसी बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इनके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो क्लियर होगा आपको, है ना। अब इसमें नियम कुछ चलते हैं कि नियमानुसार देखिए कि बिंदु ए पर, है ना, यहाँ पर मैंने चित्र बना दी, यहाँ पर इसको देखिए एक बार कि बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर, है ना, I धारा आती है। कौन धारा आती है, I धारा आती है। ये I1 I2 I3 नहीं बोल रहा हूँ, केवल I धारा आती है। तथा बिंदु ए से धारा I 3 भागों में I1 I2 I3 में विभक्त हो जाती है। तो ये विभक्त हो गई, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। हम लोग ये नियमानुसार पढ़ चुके हैं, हम लोग नियमानुसार पढ़े हैं क्या कि तीनों को योग करेंगे तब इसके बराबर होगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए कि यदि ये I है वो 3 भागों में बढ़ती है, हम लोग क्लियर हो गए हैं। अब अपने को मान जाए ये मुख्य धारा है, ठीक है। मुख्य धारा से हम लोग तीनों धारा को घटाते हैं, I1 + I2 + I3 को हम लोग घटाते हैं, तो ये इसका मान मान लीजिए 0 आता है। कितना आता है, 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया बिंदु ए पर, है ना। अब हम लोग बिंदु बी पर चलते हैं।
बिंदु बी पर चलते हैं। तो बिंदु बी पर क्या हो रहा है देखो कि बिंदु बी पर धाराएं, ये देखें, ठीक है, बिंदु बी इसको मान लेते हैं। तो बिंदु बी पर धाराएं I1 I2 I3 I1 I2 I3 पुनः मिलती है, ये मिल गया, ठीक है। वह धारा का मान फिर से वही हो जाता है, ठीक है, जो बटने के पहले था। मतलब यहाँ पर 30 एम्पियर मैंने माना था, तो यहाँ पर 30 एम्पियर था, अब बढ़ गया, कितने बटा ये क्लियर नहीं कर सकते, मैंने तो आपको समझाने के लिए 10-10 में बटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर यहाँ पर जुड़ा है, तो फिर यहाँ पर बिंदु बी पर उसका मान कितना रहेगा, 30 एम्पियर रहेगा, है ना। तो यहीं पर देखना है अपने को, बिंदु बी पर देखते हैं I1 I2 I3 प्लस इस तीनों को जोड़ेंगे तो धारा का मान आएगा, मुख्य धारा यहाँ पर था ना, तो मुख्य धारा यहाँ पर भी I लिख देते हैं। तो ये तीनों जने जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्या होता है कि I1 I2 I3 को हम लोग इन तीनों में से, ठीक है, यदि हम लोग मुख्य धारा को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0, जो कि मान यहाँ पर भी प्राप्त हुआ था। इससे मतलब ये समझ रहा है कि यहाँ पर जो धारा था, जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा यहाँ पर भी है। यही है आपका किरचॉफ का नियम। क्लियर हो गई आपको। चलिए, तो आगे टॉपिक आता है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो पहले आपको बताता हूँ कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसमें केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा की हानि उसमें ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। जो विद्युत ऊर्जा उसकी हानि है वो किस रूप में उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित है। विद्युत के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जो विद्युत ऊर्जा की जो हानि होती है, तो हानि एक्चुअली नहीं होती है, वहाँ क्या होता है, रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाना, ठीक है, वही कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। विद्युत के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आयरन में आवेश या विद्युत ऊर्जा जाती है, जिससे आयरन गर्म हो जाती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आयरन मतलब लोहा जी, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया, छोटी सी बात हो गया। हम लोग चलते हैं सीधा जूल का तापन नियम में। ये जूल का जो तापन नियम है वो बहुत बड़ा थ्योरी बनती है और इसमें बहुत सारे नियम्स आते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है तो आगे हम लोग देखते हैं बहुत ही सरल तरीक़ों से, है ना, जूल का तापन नियम, है ना। तो इसके लिए जूल के तापन नियम के लिए सूत्र उत्पन्न करिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकती है ना। तो एकदम सिंपल है कि माना कि आर प्रतिरोध के प्रतिरोधक में, माना कि आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में, एक लिख देना, माना कि आर प्रतिरोधक, जूल का तापन नियम ना, ठीक है। माना कि आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। आई धारा है, मतलब धारा आई भी कह सकते हैं। आई धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V है। इसको समझना है आपको। हमारे पास प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में, है ना, आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में, ये प्रतिरोधक है ना, प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधक है, जो उसका कार्य करता है उसको प्रतिरोधक बोलते हैं। तो माना कि आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोध में आई धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है ना, तथा प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर V है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। तब 30 सेकंड में तार में बहने वाली आवेश मतलब क्या होता है Q, है ना। आवेश बराबर धारा गुणित समय, आवेश बराबर धारा I और समय कौन है T। धारा यहाँ पर I है ना और समय क्या है T। तो तब 30 सेकंड में तार में बहने वाली आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। ये तो समझ आ गया आपको, ये कहाँ से आया। आवेश का मतलब क्या होता है ना, प्रतिरोध, ठीक है, आवेश इससे संबंधित है, क्लियर हो गया आपको, है ना। चलिए, तो धारा गुणित समय, ये प्रतिरोध और आवेश इन दोनों में क्या संबंध है आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो धारा गुणित समय ये हो गया, क्लियर हो गया। इसको समीकरण 1 मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताते हैं इसको कि विभवांतर के परिभाषा से, विभवांतर के हम लोग परिभाषा लिखे हैं, उसका परिभाषा से हम लोग क्या देखते हैं। विभवांतर परिभाषा बताता हूँ एक बार और। तो विभवांतर का परिभाषा ये है कि विभवांतर कार्य की वह मात्रा है, ठीक है, जो किसी धनात्मक आवेश को, कौन से आवेश को, धनात्मक आवेश को, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए किया जाता है, वो विभवांतर कहलाता है ना। क्लियर होगी, एक बार और रिपीट करके सुन लीजिए, है ना। तो विभवांतर के परिभाषा से क्या होता है कि टी समय में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W है।
ये जो विभवांतर है वो कार्य है बताया था मैंने। तो विभवांतर के परिभाषा से टी समय में क्यू आवेश को, उस आवेश को इसे ले जाना है ना, ठीक है, दूसरे सिरों तक, क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरों तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी, डब्ल्यू इक्वल टू सॉरी हाँ डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। ये क्यू वी क्या है, क्यू वी क्या है, तो ये विभवांतर है, ये क्यू है आवेश है, आवेश को पकड़ के ले जाता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग, एक बात तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, आई टी लिखे हैं, आई टी लिखे हैं ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की जगह हम लोग आई टी डाल देते हैं और वी, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ध्यान ध्यान से सुनते सुनते जाइए, देखते देखते जाइए, है ना, कि मैंने क्या क्या करी है। पहले हम लोग को क्यू इक्वल टू आई टी लिखे हैं, पहले समीकरण फर्स्ट मान दिया हम इसको, है ना। अब क्या होता है कि विभवांतर के परिभाषा से टी समय में क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, इसको आप एक बार कंप्लीट लाइन से पहले कॉपी में लिखोगे तब समझ आएगा, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी क्या है विभवांतर, क्यू क्या है आवेश, दो आवेश विभवांतर ले जा रही है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, आई टी, समीकरण 1 से, ठीक, इसलिए लिखा है समीकरण में समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, तो डब्ल्यू इक्वल टू आई टी वी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रतिरोध आर में आवेश क्यू को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, प्रतिरोध आर में आवेश है उसको, आवेश क्यू को एक सिरे से दूसरे सिरों तक लाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा H के रूप में प्रदर्शित होगा, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोग क्या लिखे थे आप लोग देखे होंगे, ठीक है। समीकरण 2 में W के स्थान पर H लिखने पर हमने क्या लिखा था, समीकरण 2 में W इक्वल टू आई टी वी ऐसे लिखा था ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो किया गया जो कार्य, यहीं पर मैं बोल रहा हूँ कि किया गया जो कार्य है वह प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा H के रूप में प्रदर्शित होगा, मतलब जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होगा। तो देखिए H इक्वल टू आई टी वी, ये हो गया, क्लियर हो गया। तो H इक्वल टू वी को हम लोग सामने लाते हैं वी आई टी, ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी इक्वल टू आर आई, या तो हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू वी है ऐसा, ठीक है, या यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ये वाला यूज़ कर रहे हैं अपने को, है ना, ओम के नियम के अनुसार, है ना, ओम के नियम के अनुसार क्या है अपने पास कि वी इक्वल टू आई आर या आर आई, इसको आई आर लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहता है ना। चलिए, तो क्या होता है आगे कि H इक्वल टू वी आई टी, ये हमारे पास है। तो हमारे पास H इक्वल टू वी का मान क्या है, हमारे पास वी का मान है आर आई, तो वी की जगह हम लिखे हैं आर आई, ठीक है, इन टू आई टी तो बचा ही है ना, वी की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, आर आई लिखे हैं, तो आर आई इन टू आई टी, क्लियर हो गया आपको। अब H इक्वल टू आर, 2 टी है हमारे पास, तो टी स्क्वायर टी, सॉरी 2 आई है हमारे पास, तो आई स्क्वायर टी, क्लियर हो गया। H इक्वल टू आर आई स्क्वायर टी, तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर इसको सबको बना लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये लिखना जरूरी है इस नियम के अनुसार। तो आपको बोला जाएगा यदि जूल का तापन नियम लिखे तो सबसे पहले इसको लिखना है आपको। चलिए, तो ये ज़्यादा जरूरी है आपको लिखना। तो इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा H, प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा H, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I, उसमें प्रवाहित होने वाली जगह है धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा मतलब H, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग मतलब इसके लगा हुआ है, धारा के वर्ग है ना, के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा H, है ना, प्रतिरोधक के प्रतिरोध मतलब R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती R। तीसरा देखते हैं कि प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H, प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर T के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती
टी। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं तीनों को एक साथ मिला के H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका जूल का तापन नियम। और इस लेसन का लास्ट टॉपिक विद्युत शक्ति, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत शक्ति कहलाती है ना। माना कि किसी विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो V वोल्ट है, वोल्ट का मान नहीं देखे तो V वोल्ट लिख देते हैं। V वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये एम्पियर क्या है, हम धारा के बारे में मैंने बता दी है आपको, पहले वीडियो में जाकर देखिए कि माना कि किसी विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा की हानि बराबर W इक्वल टू ये हो जाएगा आपका V आई टी। आई क्या है, धारा है, एम्पियर है, टी समय, और V क्या है, विभवांतर है ना, W क्या है, अपना शक्ति है। ठीक है, वाट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अतः 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा हानि बराबर P इक्वल टू W/T है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास VI का मान था ना, तो P इक्वल टू W/T। तो W का मान कितना था हमारे, W इक्वल टू VIT। ये हमको लिखा था, हम लोग पहले में लिखे थे है ना, पहले लिखे थे ना। तो 1 सेकंड में विद्युत ऊर्जा की हानि P इक्वल टू W/T ये होता है। P मतलब क्या होता है, अपने पास पावर, शक्ति मतलब किया गया कार्य शक्ति कहलाती है ना। किसी समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है हम लोग, शक्ति का परिभाषा आप लोग क्लियर कर लीजिए ना। ठीक है, ऊर्जा जी, तो P ऊर्जा और शक्ति में फर्क है, लेकिन शक्ति के बारे में P इक्वल होता है W/T, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, 1 सेकंड में किए गए हाँ। और हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू VIT होता है करके, तो P इक्वल टू W जगह हम लिखेंगे VIT, टी तो रहेगा तो टी कट जाएगा, तो P इक्वल टू जाएगा VI। V विभवांतर है, धारा है, अर्थात विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको है ना। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने शुरू में बता दी थी आपको ऊपर में। ठीक है, तो ये P का मान यहाँ पर निकल गया अपने पास। ठीक, पावर का मान है ना। यहाँ पर विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है, याद रखना आप लोग है ना। और इस अध्याय के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, केवल आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। एक क्वेश्चन है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक परिपथ बना दिया गया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन 3 है ये। तो इसमें दिया गया है जिसका प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित करते हैं, 5 ओम। और यहाँ पर एक प्रतिरोध है जिसका मान है 5 ओम, और ये बिंदु B है। एक प्रतिरोध यहाँ है 10 ओम, ये ओम का चिन्ह है। ठीक है, अब इसमें क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मैंने तुल्य प्रतिरोध 2 चीज़ लगाई, तो श्रेणी क्रम का ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम के लिए। और समानांतर क्रम के लिए भी लिखाया था मैंने, 1/R की इक्वल टू 1/R1 प्लस ऐसे लिखाया था। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा श्रेणी क्रम है। जैसे कि मैंने बताया था, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सीधा सीधा जुड़ रहता है, एक में एक के बाद एक, और समानांतर क्रम में ये दोनों जने एक साथ जुड़ रहते हैं। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। और समानांतर क्रम में क्या होता है, ये समानांतर क्रम है। क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये श्रेणी क्रम में भी जुड़ा हुआ है, और इधर ये 2 जने हैं, 1 और 2, या 3 बनाए हुए हैं, यहाँ पर 2 है ना, तो ये समानांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम का भी सूत्र लगाएंगे और समानांतर क्रम का भी सूत्र लगाएंगे, तब ये सवाल क्लियर होगा आपको कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, पहले श्रेणी क्रम संयोजन में चलते हैं। ठीक, ये सवाल है आपका, ये बस दिया है सवाल में है ना। तो तुल्य प्रतिरोध R1 ठीक है 5 ओम, जो कि एक ही परिपथ है हमारे पास। यहाँ पर कोई एक ही प्रतिरोध है हमारे पास। यहाँ पर एक प्रतिरोध, 2, 3 प्रतिरोध बनाता था मैंने, यहाँ पर तो केवल एक ही प्रतिरोध। कौन से क्रम में,
श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या है, R1 का मान है, ठीक है, R1 R2 R से 3 नहीं है, केवल एक जन है, तो R1 का मान है, चल ठीक हो गया। समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन कितने जन है, 2 जन है, यहाँ पर देखो। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, I अपान एक बटा 1/R1 1/R1 प्लस 1/R बस, ठीक है, ओनली R, ठीक है, R डैश डैश भी कह सकते हैं उसको। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। तो 3 तो नहीं हमारे पास, केवल 2 ही जन है। तो 1/R डैश डैश इक्वल टू 1/R1 का मान कितना है, R1 का मान है 5 ओम, 5 ओम, और R2 का मान क्या है 10 ओम, है ना। तो R1 का मान 5 रख दिए, 1/10 रख दिए, ठीक है। अब इधर से हम लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है। और यह 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये ऊपर 2 जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 10 से कम 10, ये 1 बस बचेगा, 2 1 3, ठीक है, 3/10 हो जाएगा ये, है ना। तो 1/R डेढ़ डेढ़ बोलने की जरूरत नहीं है अपने को, 1/R बस बोल सकते हैं, ठीक, इक्वल टू 3/10। तो क्या हो जाएगा 1/R डैश है ना, तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग, R कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3/10 था, वो 10/3 हो जाएगा। क्लियर होगी। चलिए, तो वहाँ से हम लोग निकालिए। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्वल टू R1 का मान निकाले थे हम लोग शुरू में, और हम लोग निकाले थे R डैश का मान क्या लिखा था, R1 प्लस 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसा था ना। तो हमारे पास केवल R1 और R2 था, तो 1/R डैश इक्वल टू था 1/R1 1/R2 था। तो हम लोग R डैश का मान निकाले थे, क्या निकाले थे 10/3 निकाले थे। तो उसी के लिखने प्रभावी तुल्य प्रतिरोध। तो जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध है और जो समानांतर क्रम प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा अपने को, प्रभावी तुल्य प्रतिरोध कौन है, R है। तो R का मान कितना था हमारे पास, 5 ओम था, ठीक है। यहाँ पर R का मान 5 और R डैश का मान कितना है 10/10/3। तो हो गया, यहाँ से हम लोग इधर कर देंगे, है ना, और इस तरह से हम लोग गुना भाग कर देंगे, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये निकल गया 8.33 ओम, ये प्रतिरोध निकल गया, ठीक। कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। क्लियर होगी। और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए फ्यूज तार क्या है ना। और इसको भी मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल खपत करता है, तो उस बटन की शक्ति ज्ञात कीजिए 40 वोल्ट। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये 6वां नंबर का क्वेश्चन है। 6वां देखिए कि एक विद्युत हीटर जिस पर, है ना, 3 किलो वोल्ट या 220 वोल्ट अंकित है ना, अंकित है, नीचे दिए गए प्रश्नों को ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, है ना, 6वां दिया गया है, 6वां नहीं है, 7वां है ये, ठीक है। एक विद्युत हीटर जिस पर 3 किलो वोल्ट और 220, ये नहीं 3 किलो वाट है ये, और 220 वोल्ट अंकित है ना, एक विद्युत हीटर पर, है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों को ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, आई का मान ज्ञात करना है, हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध मतलब ओम में निकालेंगे, ठीक है। खर्च क्या होगा यदि 1 किलो वाट के लिए 150 रुपये लगते हैं, तो हीटर को 10 घंटे चलाया जाए तो कितना निकलेगा। सबका सवाल का उत्तर मिलेगा आपको। कि देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया है ना, ये वाट है, वाट मतलब शक्ति का मान है, ठीक है। तो पी इक्वल टू 3 के किलो वोल्ट, इसको वोल्ट बस में निकालेंगे, के किलो वोल्ट है, इसको तो हम लोग 3000 में जाएंगे, ठीक है। 3000 किलो वोल्ट 3000 वोल्ट हो जाएगा, के वोल्ट किलो वोल्ट का। अब विभवांतर दिया है हमने को 220 वोल्ट दिया गया है, चलिए दोनों दिया गया है, यहाँ पर दिया है, आपको ये समझना है ना, वोल्ट वाट दिया है मतलब ये शक्ति है, वोल्ट है मतलब विभवांतर है, ठीक है। अब पहला देखते हैं, विद्युत धारा ज्ञात करना है, तो P इक्वल टू वी आई, शक्ति की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं ना, शक्ति का जो सूत्र दिए है उसके सूत्र हम देखें। तो P का मान कितना है हमारे पास 3000, है ना, 3000 बराबर V का मान कितना है 220 गुणित I का मान
अपने को ज्ञात करना है, धारा विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए घटा देते हैं हम लोग, 0 0 कट गया इधर से, इसका है ना, ये तो पहले से कटा दिया गया मैंने, है ना। तो ये हो जाएगा आई का मान कितना निकल गया 13.6, ठीक है, एम्पियर में निकल गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा में क्या है, हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध भी देखते हैं हम लोग कि V इक्वल टू आर आई, ये अपने पास ओम का नियम वाला में है, ठीक है। तो V का मान कितना है 220। आपको ये आपका दिमाग लगाना है कि किस जगह कौन सा सूत्र लगेगा, है ना। तो V का मान 220, R का मान प्रतिरोध को ज्ञात करना है अपने को। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है तो P का यूज़ मत करना, P इक्वल टू VI, क्योंकि इसमें प्रतिरोध है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा। हाँ तो RI है ना। तो ये R का मान कितना है हमने पास निकालना है, ठीक है। और I का मान कितना निकला अपने को, धारा का मान कितना निकला 13.6 निकला है क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इक्वल टू 220 गुणित ये यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और बटा 136। तो ये 113.6 10 करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया 136, है ना। और यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 16.17 ओम, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हीटर का प्रतिरोध है वो 16.17 ओम प्राप्त हुआ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको। और खर्च क्या होगा यदि 1 किलोवाट वोल्ट के लिए 150 रुपये लगते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि हमको क्या बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट प्रति हावर के लिए कितना लगते हैं, 1.5 रुपया लगते हैं, ठीक है। तो कितना हमको क्या प्राप्त करवाना है, तो है ना खर्च प्राप्त करवाना है, खर्च कितना होगा उसको बोला जा रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं शक्ति हमारे पास प्राप्त हुआ है ना। खर्च बराबर क्या होगा, शक्ति गुणित समय गुणित दर, है ना। तो शक्ति का मान दिया है 3 किलोवाट, है ना। और समय 10 घंटा में दिया है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। और दर क्या है 1.50 रुपये। तो 3 गुणित 10 गुणित 1.5, तो हो जाएगा 45 रुपया। कितना हो जाएगा 45। आगे कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि ये 8वां क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना। स्क्रीनशॉट दीजिए, समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि इसका वीडियो बनाए करके मैं बना दूंगा, है ना। और हमारे पास बहुत सारे वीडियो, तो बहुत सारे वीडियो का बहुत सारे टॉपिक्स और हैं, तो इसको प्रत्येक टॉपिक का वीडियो नहीं बनाया जा सकता है ना। यहाँ पर और 8 क्वेश्चन है, तो अभी हमारे पास तो कम से कम 10 क्वेश्चन और हैं। तो यदि आपको उस 10 क्वेश्चन का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर आगे पुस्तक में दिया गया 10 और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का वीडियो बनाएं, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, ठीक है।